देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मित्रों, आज सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में मनपूर्वक स्वागत है। आज 30 दिसंबर का दिन है। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं।
और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की। और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में
घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। घुसपैठ के अलावे भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है? बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए, मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को
पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी, वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम इन निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी, यहां तक कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा होती है। बंकिम बाबू ने रचे हुए वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जो गीत पूरे हमारे आजादी के आंदोलन का प्रेरणा गीत बना, वो वंदे मातरम की चर्चा का तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि उनकी वोट बैंक इससे नाराज हो रही है। ये बंगाल की जनता कभी सहन नहीं करेगी। एक जमाना था मित्रों कि भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। वो बंगाल के गरीब जरूर। हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति, पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं।
21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? कोई व्यक्ति अपने किसी राजनीतिक दल में काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर पाएगा। वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? ममता जी, जितना भी प्रताड़ना करना हो करो, बंगाल की जनता अब तय कर कर बैठी है। इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को हर तरह से प्रताड़ित किया, यहां तक कि महिलाओं पर बलात्कार भी किए गए। मैं अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट है। इसका भी जवाब ममता जी को देना पड़ेगा। ममता जी ने सारी संवैधानिक औचित्य को समाप्त कर दिया। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं, कहीं ऐसा व्यवहार नहीं होता। वंदे भारत ट्रेन देने प्रधानमंत्री आते हैं, ममता जी स्टेज पर नहीं जाती हैं। कई प्रकार के भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने हुए भारत सरकार के डीओपीटी के रूल्स ये तोड़ देती है, मरोड़ देती है। डीजीपी और मुख्य सचिवों की अपॉइंटमेंट में मनमानी करती है। रिटायर्ड होने के बाद सलाहकार बनाकर प्रॉक्सी डीजीपी और प्रॉक्सी सीएस बैठाने का काम करती है। ये 34 साल कम्युनिस्टों का शासन और 15 साल टीएमसी का शासन, ये केंद्र विरोधी मानसिकता बंगाल की जनता में खड़ा कर हमारी संविधान की स्पिरिट थी, उस स्पिरिट का कंप्लीट इन्होंने अनादर करने का काम किया है। ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कटमनी, न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है, यहां कमाई करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, भाईपो को है, और किसी को कमाई करने का अधिकार नहीं है। सब में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। बंगाल एक जमाने में सब बात में सबसे पहले था। सबसे पहला मोटर कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा। सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा। सबसे पहली कोयलरी बंगाल में आई। सबसे पहला स्टील प्लांट बंगाल में लगा। देश की सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग बंगाल में बनी। देश की सबसे पहली जूट मिल बंगाल में बनी। देश की पहली मेट्रो ट्रेन बंगाल में आई। एक ही शहर में 2 पोर्ट एक ही जगह है, बंगाल में है। और देश की सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बंगाल में बनी। और विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, जिसने भारतीय शिक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारा, वो भी बंगाल में बनी। मगर ममता जी, आप गौरव मत करिएगा, इसमें से कुछ आपके समय में नहीं हुआ है। ये जो करने वाले थे, उनके पूरे रिदम को, इनकी लय को, बंगाल की विकास की गति को तोड़ने का आप काम करें। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। और मित्रों, ये बहुत बड़ा सेटबैक बंगाल के आर्थिक विकास के लिए है। मित्रों, बंगाल स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चट्टोपाध्याय, महर्षि अरविंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कवि गुरु टैगोर जैसे महापुरुषों की धरती है। यही धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस, वाघा जतीन, रविंद्रनाथ सन्याय, रास बिहारी बोस, मास्टर सुरेश सेन, प्रफुल्ल चाकी, वीणा दास, कल्पना दत्त, ये सभी ने देश की आजादी के लिए आह्लेख जगाया था। यहीं पर कई सारे
फिल्मकार मिले, संगीतकार मिले, चित्रकार मिले। इस भूमि ने कई सारे दुनिया को प्रभावित करने वाले संत भी दिए। वो बंगाल आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि अगर एक घुसपैठ की बयार रोकी नहीं गई तो बंगाल का अस्तित्व भी खतरे में है। ऐसा स्पष्ट रूप से समाज जीवन को जानने वाले सभी लोग मानते हैं। और अंत में मैं बंगाल की जनता को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि बंगाल के अस्तित्व पर तो घुसपैठिया संकट है ही है, बंगाल की संस्कृति पर एक घुसपैठिया संकट है ही है, परंतु अब ये संकट केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश तक ये संकट आगे बढ़ गया है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है, अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई वो राज्य बीमारू राज्यों में से समृद्ध राज्य बनने की कगार में आगे बढ़े हैं। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है, पूरे देश में भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की भाषाएं मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है। बंगाल की जनता को मैं विनती करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे और निश्चित रूप से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर से एक बार समग्र बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन में करना चाहता हूं कि बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए। बंगाल और पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए ये चुनाव में बाकी सारी चीजें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करिए। धन्यवाद।